एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें पूरे हफ्ते के जो भी बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में करंट अफेयर आए हैं उनको डिस्कस करना है। डेट रहेगी 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023। अक्टूबर में प्रवेश कर चुके हैं और इतनी जल्दी आपको मंथली वाला भी पूरा फाइनेंस अफेयर मिल जाएगा। जो भी पिछला सितंबर मंथ गया है, जो भी हमारी कुछ चीजें रिवीजन की, कुछ चीजें जो छूट गई थी, सबको हम उस मंथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम हफ्ते को डिस्कस करते हैं, यानी कि वीक के अंदर जो भी हुआ है उसको बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे आपको पता है कि करंट अफेयर के बारे में परचम क्लासेस का नाम एक तरफा है बिल्कुल। और इसी करंट अफेयर की दुनिया में हमने करंट अफेयर रफ्तार को शुरू किया है, जिसके अंदर जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी 6 मंथ्स की हेडलाइंस है वो सब कवर। ठीक है, ये थीम्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब के एमसीक्यू जो इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको मिल, इनकी हेडलाइंस आपको मिल, आई एम सॉरी नॉट एमसीक्यू, हेडलाइंस आपको मिल। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कवर होगा। सारे कोर्सेज जो हैं हमारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही होते हैं, ताकि आपको डे 1 पे ही पूरा सिलेबस आपके हाथ में मिल जाए और आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको देख सको। एसएससी इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, एसएससी पॉलिटी का, और ना केवल इकोनॉमी और पॉलिटी या मेरे कोर्स, यहाँ जितनी भी फैकल्टीज आपको दिख रही हैं, इन सभी के इंडिविजुअल बैच अगर आप लेना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट का भी, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमको क्या देखना है, पहली न्यूज़ क्या है? आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दो, किनकी? जो भी सरफेसी एक्ट के अंदर बोरोवर्स लिंक्ड हैं। जितने भी सरफेसी एक्ट के अंदर बोरोवर्स लिंक्ड हैं, उन सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम इस सरफेसी को देख लेते हैं, सरफेसी है क्या? देखो, सरफेसी का पूरा नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसके अंदर क्या बता रहा है ये? आप अगर इसको ब्रेक करोगे एक एक चीज को, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जितनी भी सिक्योरिटी आप रखते हो, जितना भी मॉर्टगेज आप रखते हो, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना है। समझते हैं क्या कहता है? देखो, एक चीज होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये 2016 में आया था और इसके अंदर अमेंडमेंट्स होती ही रहती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। पर अभी मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि न्यूज उससे रिलेटेड। इसके अंदर क्या होता है, इधर है लेंडर जिन्होंने उधार दिया था, इधर है बोरोवर जिन्होंने उधार लिया था। इन दोनों के बीच में एक होता है एडजुडिकेटर, जिसको हम बिचौलिया कह देते हैं। तो दोनों के बीच में इंटरमीडियरी है, एडजुडिकेटर। ठीक है, ये बहुत प्रोफेशनल पहुंचे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो लेंडर और बोरोवर के बीच में जो ये एडजुडिकेटर है, ये सेटलमेंट कराता है कि भाई तुमने इतने रुपए देने थे, कब दोगे, क्या दिक्कत आ रही है देने में, इस तरीके से। ये तो होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बहुत शॉर्ट में बता रही हूं मैं। जो आपका सरफेसी है, सरफेसी जो है, देखो, ये 2002 में आया था और इसके अंदर रिसेंट बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है। रोजाना कोई ना कोई बैंक इसके अंदर इंक्लूड। ये क्या कहता है? ये कहते हैं कि भाई जब बिल्कुल होपलेस केस जो होते हैं, तब कि अब हमने सब कुछ कर लिया, पैसा नहीं आ रहा, तो अब हमको कैसे ना कैसे करके तो रिकवर करना है। बैंक का नुकसान तो नहीं होने देंगे, उससे दूसरे कस्टमर को भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या करते हैं, जो भी आपने अपनी सिक्योरिटी रखी होती, यानी साधारण शब्दों में जो भी आपने अपना कोलेट्रल जो भी गिरवी रखा होता है, उसको हम ऑक्शनिंग पे कर देते, उसको नीलाम कर देते। 60 दिन का पहले नोटिस देंगे कि देखो ऐसी ऐसी बात है, या तो पैसे दे दो, नहीं तो हम जो है ऑक्शन कर रहे हैं, इसका 60 दिन का आपके पास वक्त है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर भी आपने पैसा नहीं दिया, तो आपका सामान जो है दाम हो जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा, यानी एसेट को फिर हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर यह है सरफेसी। आपको याद ये रखना है, सरफेसी कभी भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पर ही लगेगा, यानी एग्रीकल्चरल लैंड कभी भी इस तरीके से नीलाम नहीं होगी, ना ही एग्रीकल्चरल लोन कभी इस तरीके से सरफेसी के अंडर आए, कभी नहीं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज सरफेसी के अंडर नहीं। अब कुछ जमीन ऐसी होती है, कभी उस पे खेती के पर्पज से काम होता है, कभी खेती के पर्पज से काम नहीं होता, तो अब उसको सरफेसी में ले या ना ले, वहां ये देखा जाता है कि उस जमीन को डोमिनेंटली यूज किस चीज के लिए किया जाता है। भाई मान लीजिए क्या है, भाई मान लीजिए कि 60% केसेस ऐसे हैं कि वहां पे खेती होती है और 40% कुछ और काम हो रहा है, तो उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड माने। और ऐसा है
कि 40% एग्रीकल्चरल काम हो रहा है और 60% नॉन एग्रीकल्चरल, तो हम उसको नॉन एग्रीकल्चरल मानेंगे। तो एग्रीकल्चरल लोन या एग्रीकल्चरल लैंड कभी भी सरफेसी के अंडर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। या सरफेसी में होता क्या है, आपकी चीज सीधी नीलाम हो रही है। इसके अंदर भी भाई मान लीजिए ये कह दिया कि हम तो सरफेसी में केस लगाएंगे और आपकी चीज नीलाम होगी, और आपको ये लगता है कि मेरे साथ गद्दारी है, मेरे साथ ये चीज कानूनी सही नहीं है, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, तो आप इसकी अपील भी कर सकते हो। 60 दिन का वक्त है आपके पास। आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जा सकते हो या आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। कोई कंपनी का मैटर है तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा, कोई इंडिविजुअल का केस है तो वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगा अपील करने के। अगर आपको यहाँ की बात भी समझ नहीं आई तो आगे आप डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल या नेशनल कंपनी एपिलेट लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो ये अपील का माध्यम भी यहाँ पे होता है, अपील का सिस्टम भी होता है, पर अपील जो है वो कंडीशनल होती है। बहुत सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है तभी आपकी अपील आगे जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने देखी सरफेसी के बारे में। अब एक बार न्यूज देख लेते हैं, बैंक ने क्या कहा है। आरबीआई ने ये कहा है बैंक्स को कि भाई देखो, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन बोरोवर है जिसका पैसा फंसा हुआ है, उसने कहाँ से लोन लिया था, उस ब्रांच नेम बताओ मुझे, कौन से स्टेट का वो बोरोवर है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, गारंटर की डिटेल क्या है, जहां भी गारंटर एप्लीकेबल है, कितना अमाउंट अभी उसका पेंडिंग है, कितना एसेट उसका हमारे पास है, डेट ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, ये सारा डाटा आरबीआई ने अपने पास मंगवाया है, ताकि सरफेसी एक्ट के अंदर क्या नीलाम होने वाला है, क्या रुक सकता है, ये सारी चीज आरबीआई देखे। कुछ बैंक्स ने कहा कि ये बहुत मुश्किल टास्क आपने हमें दे दिया, 2002 से लेके आज तक का डाटा हम 6 महीने के अंदर अंदर कैसे आपको दे दें। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस है तो काम तो करना पड़े। ठीक है, सरफेसी एक्ट है क्या? ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करता है कि आपकी जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्शनिंग कर सके, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, इससे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ऐसा पैसा जो 90 डेज तक भी ड्यू चल रहा है, अभी तक भी किस्तें वापस नहीं आई है, उस पैसे को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उस पैसे को रिकवर किया। ठीक है, तो ये जो है, ये डिटेल जो है 6 महीने के अंदर अंदर आपको देनी है। जिस दिन से ये सर्कुलर जारी हुआ है उस दिन के 6 महीने के अंदर अंदर ये डिटेल आरबीआई के पास आ जानी चाहिए, और मंथली बेसिस पे लिस्ट जो है वो अपडेट करनी है। ऐसा नहीं है 6 महीने के बाद ही अब आरबीआई पूछेगा, हर मंथ मंथ आरबीआई आपसे पूछ, इस मंथ क्या किया, इस मंथ क्या किया, इस तरीके से डिटेल मांगी। अगली न्यूज है, वर्ल्ड लाइन ने ये बताया है। वर्ल्ड लाइन क्या है? ये ग्लोबल लीडर पेमेंट सर्विस। ठीक है, वर्ल्ड लाइन ने ये बताया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 के अंदर भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट की क्या रिपोर्ट, और इसने भारत के लिए बहुत हेल्दी रिपोर्ट बताई है कि इंडिया के अंदर जो यूपीआई है उसका यूज बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और जो ये यूपीआई है, ये पर्सन टू मर्चेंट, पी टू एम का मतलब पर्सन टू मर्चेंट, मतलब हम क्या करते हैं भारत के अंदर ज्यादातर यूपीआई का यूज जो है वो एक पर्सन जब दुकानदार से सामान खरीद रहा है या बेच रहा है वहां पे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, और ये 9.3 बिलियन तक पहुंच गया है जून 2023 में। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन, ये कहा 2018 में सिर्फ 151 मिलियन थी, अब जून 2023 में 9.3 बिलियन तक पहुंच। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स जो है वो ज्यादा हो। टॉप 10 स्टेट्स या यूटी कौन है जहां पे काम ट्रांजेक्शन्स ज्यादा होती है? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र और वेस्ट बंगाल। ये टॉप 10 स्टेट्स या यूटी हैं जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखी जाती है। टॉप यूपीआई एप्स कौन सा है जिनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? फोन पे फर्स्ट नंबर पे, गूगल पे सेकंड नंबर पे, पेटीएम थर्ड नंबर। ये भी सवाल बन सकता है। 3 ऐप मिलके 95.68% ट्रांजेक्शन्स जो है वो इन 3 ऐप्स के माध्यम से हो रहा है। फोन पे डोमिनेट कर रहा है, फर्स्ट नंबर पे है, गूगल पे सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे आपको पता ही आ गया पेटीएम। अगर हम क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं, ज्यादातर जो बढ़ोतरी देखी जा रही है वो यूपीआई की ट्रांजेक्शन ही देखी जा रही है। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। हाँ ठीक है, 9% से इंक्रीज हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। 5 टॉप बैंक्स कौन है जो क्रेडिट कार्ड को इशू किया है जिन्होंने? एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक महिंद्रा। ये 5 बैंक्स ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड्स को इशू कर रहे हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया। डेबिट कार्ड्स के ये है, एसबीआई सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड को इशू किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेकंड नंबर, कैनरा बैंक, एचडीएफसी और बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट की बात करें तो एचडीएफसी फर्स्ट नंबर पे है, डेबिट की बात करें तो एसबीआई फर्स्ट नंबर। ठीक है, वर्ल्ड लाइन की बात करें तो ये पेमेंट सर्विस का एक सिस्टम है। हेडक्वार्टर इसका बिजॉन्स फ्रांस के अंदर है और चेयरमैन और सीईओ इसके ग्रैपिनेट है। ठीक है, तो ये न्यूज हमने देखी। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस को लेकर। आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांस की लिमिट 50,000 करोड़ कर दी है गवर्नमेंट के लिए फॉर सेकंड हम कहेंगे सेकंड हाफ के लिए इन 2023-24, मतलब आने वाले 6 महीने में, आने वाले सेकंड हाफ के अंदर अक्टूबर से मार्च के अंदर सरकार को 50,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस के माध्यम से। वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है, डब्ल्यूएम में होता क्या है, इसको समझो। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये अंदाजा लगाया था कि ये काम तो 100 रुपए में हो जाएगा, लेकिन किसी भी कारण से वहां पे मान लीजिए 400 रुपए का खर्चा होने लगा, तो गवर्नमेंट ने जो आइडिया लगाया था वो मिसमैच हो गया। अब तुरंत प्रभाव से सरकार को क्या चाहिए, आरबीआई की मदद चाहिए कि हमको एक बार आप 300 रुपए दे दीजिए। हमने तो 100 ही इकट्ठे किए थे ये सोच के कि 100 का खर्चा है, लेकिन खर्चा 400 हो रहा है, तो 300 रुपए की कमी है, आप हमको 300 रुपए एडवांस दे दीजिए। वेज एंड मीन्स एडवांस इसको कहते हैं। सरकार बिल्कुल 90 डेज के लिए इसको लेती है, 90 दिन के अंदर अंदर वापस कर देगी। और इस पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगाया जा रहा है, जो भी रेपो रेट चलता है ना, वही इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चलता है। और एक लिमिट के बाद अगर आप पैसा लेते हो तो रेपो रेट में 2% जोड़ दो। भाई अगर रेपो 2 है तो 8%, अगर रेपो 6% है तो प्लस 2% यानी 8% के हिसाब से, एक लिमिट के बाद। अभी बताऊंगी वो लिमिट। वेज एंड मीन्स एडवांस में आपको क्या याद रखना है कि सरकार इसको अपनी उधार वाली बैलेंस शीट में नहीं लिखती। गवर्नमेंट इसको फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि 90 डेज के लिए ही पैसा लिया जाता है, बहुत जल्दी इसको सरकार वापस करने वाली। तो अभी न्यूज क्या है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर वेज एंड मीन्स एडवांस 50,000 करोड़ सेट कर, ठीक है। तो ये न्यूज थी फाइनेंशियल। अब देखो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर देना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट रेट देंगे? जितना रेपो रेट, ठीक है। और बियॉन्ड अ लिमिट, अगर आप बियॉन्ड अ लिमिट वेज एंड मीन्स एडवांस लेते हो तो रेपो रेट से 2% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट रेट पे करना। पर्पस क्या होता है? जो टेम्परेरी मिसमैच होते हैं रिसिप्ट और पेमेंट्स में, उनको मैच करने के लिए ये लिया जाता है। वेज एंड मीन्स एडवांस की बात करें तो 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, 40 साल पुराना ये सिस्टम है। जो 40 साल पुराना ट्रेजरी बिल का सिस्टम था, उसको खत्म करके वेज एंड मीन्स एडवांस लाए थे 1997 में। 90 दिन के अंदर अंदर ये अमाउंट रीपे करना पड़ता है और स्मूथ फाइनेंशियल ऑपरेशन आने के लिए सरकार आरबीआई से पैसा लेती है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, इसको फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं करते, तो ये पैसा वापस चला जाना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? आरईसी लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, दिस लिमिटेड एंड पीएनबी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 55,000 करोड़ का को फाइनेंसिंग। को फाइनेंसिंग का मतलब तुम भी पैसा दोगे, हम भी देंगे। कितना? 55,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और 3 साल के अंदर अंदर हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलाने। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स ये चल रहे हैं, इंफ्रा बिल्ड करेंगे, लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर पैसा खर्च। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगले 3 साल के अंदर ये सारा पैसा यूज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो कौन कौन इसके अंदर है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स के आरईसी के श्री टीएससी बोर्ड, सीजीएम यानी कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन के पीएनबी के श्री राजीवा, इन दोनों के बीच में हरियाणा गुरुग्राम के अंदर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन हुआ। और ये कहा गया है 2003 तक हम 3 ट्रिलियन रुपए जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लगाएंगे, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो सस्टेन रहे, भविष्य तक रहे। आरईसी की बात करें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो 25 जुलाई 1969 को ये स्टैब्लिश हुई। हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। चेयरमैन और एमडी इसके विवेक कुमार देवागन है। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ठीक, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर सबसे ऊपर वाली इसकी मिनिस्ट्री है। और इसका काम क्या है? बिजली की जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी या नई नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन, इन सब के अंदर फाइनेंस प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करती, पैसा देती और उस काम को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है,
हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। अब पीएनबी की बात करें, क्योंकि दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है, 19 मई 1894 को पीएनबी एस्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल है और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अप। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, पूनावाला फिनकॉर्प ने आरबीआई का अप्रूवल प्राप्त कर लिया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। इंडसइंड बैंक के साथ पूनावाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो एक काफी बड़ा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इन द फील्ड ऑफ गोल्ड लोन, इसने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप किया कि हम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करेंगे आने वाले 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, इसमें मर्चेंट्स के साथ जो व्यापारी हैं, जिनके यहाँ पे पेमेंट होगी, जिनके यहाँ पे उस कार्ड का यूज करके पेमेंट होगी, उन उन मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप होगा और कार्ड के ऊपर उन मर्चेंट का भी लोगो लगेगा। ठीक है। इसको कहते हैं को ब्रांडेड। को का मतलब कोऑपरेटिव ब्रांडेड, भाई सिर्फ हमारा नाम नहीं, तुम्हारी भी ब्रांड चलेगी, तो उस मर्चेंट की ब्रांड का लोगो भी यहाँ पे होगा। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पूनावाला लिमिटेड जो है, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसने आरबीआई से अप्रूवल लिया है कि हम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर आने वाले 3 महीनों में लॉन्च कर देंगे। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या है, ये म्यूचुअल पार्टनरशिप होती है मर्चेंट के बीच में और क्रेडिट कार्ड इशूअर के बीच में। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ब्रांड होगा उस मर्चेंट का, उसका भी लोगो इसके ऊपर। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। चेयरमैन अदार पूनावाला इसका नाम। ठीक है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 1994 में बना। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ सुमंत काथपालिया है और टैगलाइन वी मेक यू फील। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरबीआई ने कापोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये लाइसेंस क्यों कैंसिल किया, क्योंकि जितने कैपिटल की जरूरत होती है एक बैंक चलाने के लिए, उतना कैपिटल इनके पास नहीं और ना ही कोई अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं भविष्य में कि ये कुछ कमा लेंगे। अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिखता था, तो आरबीआई ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया ताकि बेवजह किसी खराब बैंक के अंदर डिपॉजिटर्स अपना पैसा ना फंसा लें। डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए ये काम किया गया है। अब आपके दिमाग में बात आएगी, मैडम जिन डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा करवा रखा था बैंक में, उनका पैसे का क्या होगा? तो ये देखा गया कि लगभग 96% पैसा 5 लाख से कम लोगों का, मतलब 5 लाख रुपए से कम डिपॉजिट लोगों ने करवा रखा है। लेस देन 5 लाख डिपॉजिट पर कस्टमर करवाया हुआ है। 96% लोग ऐसे हैं। यानी अब आपको एक याद रखना है, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है डीआईसीजीसी, जितने भी बैंक्स हैं उनको री इंश्योरेंस करता है। मतलब जो पैसा आप बैंक में जमा करवाते हो, आपके उस पैसे पे इंश्योरेंस होता है जिसको डीआईसीजीसी करता है। और बैंक चाहे बर्बाद हो जाए, बैंक चाहे फेल हो जाए, बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाए, 5 लाख रुपए तो आपको वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है जिसके 1 लाख जमा थे उसको भी 5 लाख मिले। 5 लाख प्लस वालों को 5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बचा हुआ जो पैसा है, जब इस बैंक के एसेट लिक्विडेट होंगे, वो पैसा, तो ऐसा देखा गया कि जो ज्यादातर कस्टमर है उनका 5 लाख से कम पैसा ही जमा है, तो आराम से पैसा जो है डीआईसीजीसी वाले, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वाले दे देंगे। ठीक है। डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के अंदर ये बातें लिखी और ये कहा है कि हम लोग इस कैंसिलेशन को 25 ऑफ सितंबर 2023 से हमने ये लागू कर दिया। ठीक है। अब जो बैंक है ये ना डिपॉजिट लेगा ना लोन इशू कर सकता। 96.09% डिपॉजिटर का पैसा वापस चला जाएगा। अब जो बचे हैं वो कब मिलेगा, जब ये बैंक का सामान जो है वो लिक्विडेट होगा। 24 जुलाई 2023 को देखा जाए तो 230.16 करोड़ रुपए ऑलरेडी डिपॉजिटर्स को वापस दिए जा चुके। तो इतनी बातें हमने की। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अफगानिस्तान की करेंसी बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट ऑल ओवर ग्लोब के अंदर मानी गई है सितंबर क्वार्टर में। देखो आपको पता है अफगानिस्तान के डेटास बहुत ज्यादा अब लीक नहीं होते। लीक का मतलब शेयर नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे तालिबानी गवर्नमेंट है। ठीक है। और वो तालिबानी गवर्नमेंट ने सारे डाटा को शेयर करना स्टॉप कर दिया है। लेकिन फिर भी जो इनकी करेंसी है वो 9% से ग्रो कर रही। एक वक्त था जब ये अफगानिस्तानी करेंसी जो है वो डिग्रेड हो होके एक अफगानिस्तानी करेंसी 124.2 यूएस डॉलर के बराबर पहुंच गई थी, यानी इतनी कमजोर हो गई। लेकिन अब जो है इनकी लोकल करेंसी काफी स्ट्रॉन्ग होती देखी जा रही। कहा तो 85 यूएस डॉलर, मतलब एक अफगानी
एक अफगानी जो है वो 85 यूएस डॉलर के बराबर हो गई, लेकिन बढ़ते 73.38 पे आ गई है 31 अगस्त 2023 के अनुसार। मतलब वर्ल्ड बैंक ने भी ये रिपोर्ट किया था कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ इन्फ्लेशन है, वहाँ पॉवर्टी है, वो आज भी है। लेकिन धीरे-धीरे उनकी जो करेंसी है, वो बेस्ट होती जा रही है और ओवर इंडिया के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा 9% का गेन, यानी ये साथ में कहा है रिपोर्ट में कि ये वन ऑफ इवेंट है। वन ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है? ये ऐसा नहीं है ये सस्टेन रहेगा, ये गलती से एक बार बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसीज़ कुछ ऐसा इनिशिएटिव देखा नहीं जा रहा है करेंसी को अच्छा करने, ठीक है? तो ये हो गया है, वन्स इन अ व्हाइल के तरीके से आप समझ सकते हैं ये काम हो गया है। आगे होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, ठीक है? अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी आईआरईडीए आईआरईडीए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इंश्योरेंस ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू साइन किया एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की, कि हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे। ठीक है, द कोलैबोरेशन एम्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट को-लैंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर अ डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द नेशन। क्या कह रहा है? कहता है कि आईआरईडीए ने और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया है कि हम लोन देंगे, फंडिंग देंगे। किस चीज के लिए? ताकि इंफ्रा बन सके। किस चीज के लिए? ताकि हम फाइनेंस कर सके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। कहीं सोलर पैनल लग, कहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, विंड मिल लगनी है, इन चीजों में पैसा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए काम किया जाए। एमओयू की बात करें तो दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है? को लेंडिंग है, मतलब दोनों मिलके लोन देंगे। को ओरिजिनेशन है, दोनों ही इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं। ठीक 3 से 4 साल के अंदर ये काम करने की, मतलब स्टेबल फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये पैसा दिया जाएगा 3 से 4 साल के लिए, ठीक है? 2070 तक हमको नेट जीरो एमिशन को टारगेट करना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है, 2070 तक भारत नेट जीरो एमिशन को अचीव कर, तो उसी की तरफ आईआरईडीए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस काम को बढ़ा रहे। आईआरईडीए एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट कंपनी है, 1987 में बनी, दिल्ली के अंदर। चेयरमैन इसके प्रदीप कुमार दास है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये आती है। नेक्स्ट न्यूज से पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में बना, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इसके श्री एएस राजीव है, टैगलाइन है और फैमिली वन बैंक, वन फैमिली वन बैंक, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अभी कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर में राजकुमार सिंह बैठे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में भगवंत हुआ बैठे, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज है ट्रू कैप और एचडीएफसी बैंक का कोलैबोरेशन हुआ है अंडर सर्व्ड एमएसएमई बोरोवर्स को मदद करने। अंडर सर्व्ड का मतलब क्या होता है? जिन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा नहीं पहुंचता लोन, को सर्व करना है। ट्रू कैप फाइनेंशियल लिमिटेड जो एक एनबीएफसी है, ठीक है, गोल्ड और बिजनेस लोन देती है, उन्होंने एचडीएफसी के साथ मिलके कोलैबोरेशन, ठीक है? ये क्या करेंगे? लेंडिंग करेंगे एमएसएमई को, ऐसे बोरोवर्स को जो अंडर सर्व्ड है, जिनको पैसा नहीं मिल पाता है, जो नॉन अर्बन यानी रूरल एरिया से बिलोंग करते, ठीक है? इंडस्ट्री ने ये एस्टिमेट किया है कि एमएसएमई जो है ऑल ओवर क्रेडिट डिमांड्स को मीट कर देगी, एनुअल ग्रोथ रेट इतनी हम लोग ले आएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो जो ट्रू है, ट्रू कैप जो है, उसके एमडी और सीईओ है रोहन जुने, ठीक है? और छोटे-छोटे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए ये काम किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एसबीआई ने एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट को योनो ऐप से ही ओपन करने के लिए एक नया विंडो लॉन्च कर। योनो ऐप एसबीआई का है, बहुत पुराना। इसी के अंदर ही एक नया विंडो ऐड हो गया है मोबाइल ऐप पर, जिससे आप दूर बैठे, विदेशों में बैठे एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। ये एनआरई और एनआरओ अकाउंट क्या है? ये एनआरआईज के अकाउंट होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के अकाउंट होते हैं। ऐसे लोग जो जिनका जन्म ओरिजिन तो इंडिया में हुआ है, जिनके पास पासपोर्ट तो इंडिया का है, लेकिन वो लोग विदेशों में रह रहे हैं, वो लोग फॉरेन में रह रहे हैं, वो कहते हैं एनआरआई नॉन रेजिडेंट, ठीक है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। न्यू टू बैंक मतलब कि ये जो एक नई सर्विस जो है वो बैंक ने लॉन्च कर दी। दोनों में फर्क क्या है पहले देख लीजिए। जो एनआरई अकाउंट है, कौन खुलवा रहे हैं? एनआरआई लोग खुलवा रहे हैं। एनआरओ अकाउंट भी एनआरआई लोग खुलवा रहे हैं। ये जो अकाउंट है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या है?
बाहर के पैसे को भारत में जमा करवाया जा रहा है। मतलब कि फॉरेन की जो इनकम हो रही है, फॉरेन की जो अर्निंग्स है, आप फॉरेन करेंसी में ही, इंडियन करेंसी नहीं, फॉरेन की जो अर्निंग है, आप विदेशों से जो कमा रहे हो, वो पैसा भारत में जमा करा सकते हो फॉरेन करेंसी में। और एनआरओ वाले अकाउंट में कौन-सा पैसा होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका बैठा है, उसका इंडिया में घर था, अब वो अमेरिका चला गया और ये घर उसने रेंट पे दे रखा है। यहाँ से जो रेंट हो रहा है, इंडिया से वो जो कमा रहा है, इस पैसे को अगर आपको खाते में डालना है, तो वो एनआरओ अकाउंट कहलाएगा। मतलब ये इनकम अर्न्ड पैसे, इंडिया अर्न्ड पैसे को ही जमा करता है। वो विदेशों में जो भी पैसा अर्न हो रहा है, उसको जमा, ठीक है? इसको आप कभी भी फ्रीली रिपैट्रिएबल मतलब वापस भेज सकते हैं विदेशों में, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। ये टैक्स फ्री होता है, इसके ऊपर टैक्स लगता है। ये फॉरेन करेंसी में होगा, ये इंडियन रूपी में होगा, ठीक है? एनआरआई में जॉइंट अकाउंट्स जो है केवल एनआरआई के साथ खुल सकता है। मतलब एक एनआरआई दूसरे एनआरआई के साथ ही अकाउंट को जॉइंटली ओपन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडियन रेज़िडेंट के साथ भी आप अकाउंट को जॉइंटली, ठीक है? समझ गए? तो ये पूरी न्यूज़ थी कि अब आपको इंडिया में विज़िट नहीं करने की ज़रूरत। ऐसा नहीं आप विदेशों से भारत में आ रहे हो अकाउंट खुलवाने के लिए, अब वो चीज़ एलिमिनेट हो गई है। आप योनो ऐप का यूज़ करके हैसल फ्री तरीके से घर बैठे अपना एनआरई और एनआरओ अकाउंट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया की जो हाउसहोल्ड सेविंग है वो कम होती जा रही है। पिछले 5 डिकेड की तुलना में बहुत कम हो गया। ठीक है, 7.2% से 5.1% जीडीपी का। पहले मान लीजिए जीडीपी ₹100, तो उस जीडीपी का ₹7 जो है, वो सेव होता था भारत में। आज भारत के अंदर केवल ₹5 ही सेव होते हैं, उस जीडीपी का अगर हम देखें। ऐसा क्यों हुआ? एक तो महँगाई बढ़ने के कारण खर्चा ज़्यादा हो रहा है। फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन क्यों हो रहा है ऐसा? एक तो महँगाई बढ़ने के कारण खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा हमारे इंडिया के अंदर स्टैग्नेशन आया हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग कमा नहीं रहे हैं, मतलब स्टैग्नेंट सा है और महँगाई के कारण खर्चा बढ़ता है। ठीक है? एनुअल ग्रोथ रेट जो है 9.2% 2013-14 से 21-22 के बीच में देखी गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। इसके बाद है आरबीआई ने बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया। बेसल 3 क्या है? बेसल जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है और 2010 में वहां पे मीटिंग हुई थी 60 नेशंस की, जिसको हमने नाम, तीसरी बार ये मीटिंग हुई थी तो नाम दे दिया बेसल 3 नॉर्म। तो बेसल 3 के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, पहले उन वर्ड्स को समझो। बेसल 3 है क्या, मैं आपको और शॉर्ट में बताती हूँ। बेसल एक स्विट्जरलैंड के अंदर शहर है जहां पे मीटिंग हुई थी बैठ के। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि आपको अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो X% रखना चाहिए। आपको अपना रिस्क टू वेट एसेट रेशो Y% रखना चाहिए। मतलब इन्होंने मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकाला कि हम बैंक को कैसे बचा सकते हैं। पूरी दुनिया के बैंक जो है वो सेफ कैसे रहेंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम अपने पास एटलीस्ट इतना कैपिटल हर वक्त रखें बैंकों के अंदर तो हम फेल नहीं होंगे। तो इन्होंने ना कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आपके पास इतना बफर में रहना चाहिए, इतना कैपिटल हर वक्त बैंक में रहना चाहिए। अगर आपका रिस्की पैसा ज़्यादा लोन में गया हुआ है, तो आपको इतना पैसा अपने पास रिज़र्व करके रखना। तो वो परसेंटेज इन्होंने बता रखी, जिसकी बात अभी हम करेंगे, ठीक है? तो ये बेसल नॉर्म्स है। बेसल नॉर्म्स मतलब बेसल शहर में बैठ के ये बात हुई है, तो नाम दे दिया बेसल नॉर्म। 2024 से अब हमारी आईफाई क्या है? भारत के अंदर 5 तरीके के ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कौन-कौन है? एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? उसके बाद नैपफीड यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रा एंड डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी। इन पांचों को ये कहा है कि आपको भी बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। आज तक सिर्फ बैंक इसको फॉलो करते थे, अब इन 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या कहा कि आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 9% मेंटेन करनी पड़ेगी। 7% आपको टियर 1 से और 7% टियर 2 से। पहले शॉर्ट में समझते हैं। देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR क्या है? या फिर इसको रिस्क टू वेट एसेट रेशो भी कहते हैं। रिस्क टू वेट एसेट रेशो, इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये एक बैंक है, ठीक है? एक बैंक है। इस बैंक ने किसान को लोन दे दिया,
इस बैंक ने स्टूडेंट को लोन दे दिया और इस बैंक ने एक बिजनेसमैन को लोन दिया। अब आप मुझे यूँ बताओ, 10 रुपए इसको दिए, 20 रुपए इसको दिए, 30 रुपए इसको दिए। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा रिस्की पैसा कौन-सा है किसान का? पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, मॉनसून आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट का पैसा रिस्की है, तो 30 रुपए इसका रिस्क वेट एसेट रेशियो। बेज़ल 3 के अंदर ये कहा गया कि हमको ये 9% मेंटेन करके रखना है। तो 30% अगर आपका रिस्क वेट वाला एसेट है, तो आपको कैपिटल उसी के हिसाब से, मतलब अगर मैं परसेंटेज हटा के 100 कर दूँ, तो यानी आपको हर वक़्त 2.7 रुपीज़ जो है अपने पास रखने पड़ेंगे। और ये पैसा आप टियर 1 कैपिटल और टियर 2 तरीके से आपको लाने पड़ेंगे। ये टियर 1 और टियर 2 क्या है? टियर 1 होता है आपको शेयर का यूज़ करके, शेयर लॉन्च करके ये पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। और टियर 2 होता है आपको बॉन्ड बेच के यानी उधार लेके ये पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो टियर 1 से जितना पैसा इकट्ठा होता है वो बढ़िया माना जाता है। तो क्या कहा गया है कि 2% में से 7% पैसा तो आपका टियर 1 से इकट्ठा होना चाहिए और 2% पैसा आप टियर 2 से भी इकट्ठा कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अभी तक तो बैंकों को ही ये रिस्क वेट एसेट रेशो का ध्यान रखना पड़ता था, अब बाकी आईफाइज को भी रखना पड़ेगा। तो 9% आपको हर वक्त कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेशनल हाउसिंग बैंक को ये नॉर्म्स जुलाई 2024 से फॉलो करने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका अकाउंटिंग ईयर बाकी 4 बाकी 4 आईफाई से अलग है। इसका अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून तक चलता है। 31 जुलाई से 1 जून इसका फाइनेंशियल ईयर चलता है किसका? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है? इसमें और क्या कहा गया? आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल 10% तक मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब बैंक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने प्रतिशत आपको हर वक़्त इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल फंड रखना पड़ेगा। ठीक है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब शेयरों के अंदर आप पैसा 49% पैसा कलेक्ट आपको शेयरों से करना है। ठीक है? तो ये सब लिमिट्स दी जाती है। आपको लेवरेज रेशो इतना रखना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 12.9% रखना है। ठीक है? 9% मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हर वक़्त 12.9% रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये पैसा इकट्ठा करना है। लेवरेज रेशो क्या होता है? कि कितना प्रतिशत पैसा आपने उधार में लिया है आपके टोटल पैसे का। आपके टोटल पैसे का कितना प्रतिशत पैसा आपने उधार से इकट्ठा किया, वो 3% ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है? तो ये सारी जो डिटेल्स है, वो अब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी लगेगी। बेज़ल कमेटी की अगर हम बात करें, बेज़ल कमेटी एक जो ये है, ये बेज़ल नॉर्म्स इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए, पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग रेगुलेशन के लिए बेज़ल नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है? गोल्स क्या-क्या है वो हमने आपको बताया। ठीक? तो ये पूरी न्यूज़ थी, आई होप आपको समझ आया है। अब आपको ये बताना है कि जो हमारा वेज एंड मीन्स एडवांस होता है, जो वेज एंड मीन्स एडवांस होता है, इन हाउ मेनी डेज कितने डेज के अंदर ये गवर्नमेंट को रीपे करने पड़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इन पे इंटरेस्ट भी लिया जाता है, और लिया जाता है तो इंटरेस्ट कितना चार्ज वेज एंड मीन्स एडवांस पे किया जा रहा है। ये आपकी सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने। ठीक है? तो आई होप आप लोग इसका आंसर करेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।